हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा एक्सप्रेस। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे टीईटी सामाजिक विज्ञान, आप लोग जान रहे होंगे अगस्त में टीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है। उसी परीक्षा को देखते हुए मैं ये एक सीरीज चालू कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक, टीईटी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सामाजिक विज्ञान विषय के, उन सभी ईयर के पेपर को मैं सॉल्व कराऊँगा व्याख्या के साथ। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी आप लोग को ये सीरीज पसंद आती है तो जितने भी टीईटी के एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे 2016 का पेपर सॉल्व कराऊंगा, इसके बाद 2013 में हुआ था, 11 में हुआ था, 2002 में हुआ था, 2005 में हुआ था, 2004 में दो परीक्षा हुई थी, एक निरस्त हो गया था, फिर पुनः परीक्षा हुई थी, फिर 2003 में हुआ था, फिर 2001 में हुआ था। मैं सारी ईयर के पेपर करा दूँगा आप लोगों को, अगर आप लोग बोलोगे तो। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ये 2000 टीईटी सामाजिक विज्ञान 2016 का हल प्रश्न पत्र है। ठीक, ये 8/3/2019 को इसका एग्ज़ाम हुआ था और इसमें दोस्तों मैं इतिहास और भूगोल के विषय को सॉल्व कराऊंगा। बाकी आप लोग जानते हैं कि दो विषय और होते हैं, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो जिसका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होता है उस विषय के अनुसार किन्हीं दो विषय को हल करता है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। ये इंट्रोडक्शन है, क्वेश्चन बुकलेट पर लिखा रहता है। ठीक, भाग एक है। भाग एक में क्या होता है, इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, भाग एक में 4 क्वेश्चन होते हैं, इनमें चारों में से किसी एक का आंसर आपको करना ही रहना था, इम्पॉर्टेंट रहता है, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, ये देखिए नंबर 1 क्वेश्चन। यदि एक पर्यवेक्षक उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो दाब उसके दाएं हाथ की अपेक्षा बाएं हाथ पर निम्न होता है और दक्षिणी गोलार्ध में दाब उसके दाएं हाथ पर निम्न होता है। यह नियम कहलाता है। यह नियम कहलाता है, कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बायस-बायलॉट नियम कहलाएगा। ठीक, बायस-बायलॉट नियम कहलाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। ठीक, बायस-बायलॉट के नियमानुसार यदि एक पर्यवेक्षक उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो तो दाब उसके दाएं हाथ की अपेक्षा बाएं हाथ पर निम्न होता है और दक्षिणी गोलार्ध में दाब उसके दाएं हाथ पर निम्न होता है। ठीक, बायस-बायलॉट एक डच रसायन वैज्ञानिक और मौसम वैज्ञानिक भी थे। यह अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन के पहले अध्यक्ष भी थे। ठीक, फिर एक क्वेश्चन ये देखिए, एक वस्तु की मांग जो एक ग्राहक बाजार में एक विशेष मूल्य पर विशेष समय में खरीदता है क्या कहलाती है? वह कहलाती है मांग। ठीक, इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग। एक वस्तु की मात्रा जो एक ग्राहक एक बाजार में एक विशेष मूल्य पर खरीदता है उसे मांग कहते हैं। मांग कीमत और मात्रा के बीच संबंध को मांग वक्र पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो ये देख लीजिए, 4 क्वेश्चन रहते हैं, 2 हो चुके हैं, तीसरा देखिए। पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य पाषाण युग में। ठीक, इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। मध्य पाषाण युग में मानव द्वारा हथियार बनाने की तकनीक में परिवर्तन हुआ। इनका निर्माण छोटे छोटे पत्थरों से किया जाने लगा जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। एक माइक्रोलिथ पत्थर के छोटे उपकरण होते हैं जो मुख्यतः चमकदार पत्थर या चीर से बना होता है। इनका आकार 1 सेंटीमीटर इंटू 0.50 सेंटीमीटर प्राय होता है। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम लोग एक क्वेश्चन ये, व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका होगा चार्ल्स ई मेरियम। चार्ल्स ई मेरियम व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक माना जाता है। व्यवहारवादी के अनुसार मनोविज्ञान केवल तभी सच्ची मनोवैज्ञानिकता का वाहक हो सकता है जब वह अपने अध्ययन का आधार व्यक्ति की मांसपेशियों और ग्रंथि मूलक अनुक्रियाओं को बनाए। ठीक, व्यवहारवाद की शुरुआत जेबी वाटसन ने सन 1913 में की थी। तो ये 4 क्वेश्चन के इनमें से आपको एक क्वेश्चन अनिवार्य रहता है करना था। फिर भाग 2 में देखें हम लोग ज्योग्राफी भूगोल। ठीक, जैसा कि मैं आपको बोला हूँ मैं 2 विषयों को सॉल्व कराऊंगा, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। देखिए फिर मछली पकड़ना के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक गतिविधि। इसकी व्याख्या देख लेंगे। कृषि पशुपालन तथा मत्स्य को सम्मिलित रूप से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, अतः मछली पकड़ना प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। मत्स्य उत्पादन में भारत का चीन के पश्चात विश्व में दूसरा स्थान है। भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है मत्स्य पालन में। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। आसुन परियोजना की एक परियोजना थी। यह मिस्र की एक परियोजना थी। मिस्र में नील नदी पर आसन परियोजना का निर्माण किया गया। यह परियोजना नील नदी पर आसन हाई डैम, आसन लो डैम का निर्माण किया गया। यह परियोजना 1960 में प्रारंभ हुई थी तथा 1968 में बनकर तैयार हुई, मतलब 8 साल लगा इस परियोजना को बनने में। इस परियोजना द्वारा विद्युत निर्माण के साथ साथ मिस्र और सूडान में सिंचाई क्षमता का भी विस्तार हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 4। ठीक, अल्फाफा है, यह एक प्रकार की घास है। राइट आंसर 3 होगा इसमें, यह एक प्रकार की घास है। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। अल्फाफा एक प्रकार की घास है जो पशुओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक चारा माना जाता है। इसके साथ ही इसका उपयोग दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, अन्य धातुएं तथा विटामिन बी, सी, ई के पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। कोरोमंडल तट में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 तमिलनाडु। भारत के पूर्वी तट पर स्थित कोरोमंडल तट तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह उत्तर में फॉल्स डिवाइस पॉइंट से दक्षिण में केप कैमोरिन के बीच विस्तृत है, मतलब फैला हुआ है। कोरोमंडल तट पूर्व में बंगाल खाड़ी, पश्चिम में पूर्व घाटी, उत्तर में उत्कल का मैदान तथा दक्षिण में कावेरी के डेल्टा के मध्य विस्तृत है, फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह वायु ग्रह है? इसका राइट आंसर होगा 3 यूरेनस। ठीक, तो व्याख्या देखेंगे। सौरमंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं। इनमें 4 ग्रहों को पार्थिव तथा 4 ग्रहों को शेष ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? इसमें पार्थिव ग्रह 3 हैं। 4 पार्थिव ग्रह जो हैं इनमें से देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी 4 ग्रह हैं। वायु ग्रह में भी 4 हैं, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 2050 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक सागर था। उस महासागर का नाम था, इसका राइट आंसर होगा पैंथालस। ठीक, पैंथालस। इसकी व्याख्या है। वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए बताया था कि आज से 250 मिलियन वर्ष पूर्व संपूर्ण पृथ्वी पर केवल एक महासागर तथा एक महाद्वीप था। उस महाद्वीप का नाम पैंथालस था, जबकि महाद्वीप का नाम पैंजिया था। आगे चलकर पैंजिया का विघटन प्रारंभ हुआ, जिसे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। इसके बीच जलीय भाग टेथिस सागर था। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 8। पृथ्वी एक घूर्णन लगभग पूरा करती है 24 घंटे में, 22 घंटे में, 26 घंटे में, 20 घंटे में। इसका राइट आंसर होगा ए 24 घंटे में। ठीक, पृथ्वी का घूर्णन आरंभ लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड में पूरा करती है, जिसे 24 घंटे कहा जाता है। सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा लगभग जो है 356.256 दिन में पूरा करती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, इस बात को ध्यान रखिए, पूछ सकता है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूर्णन करती है। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे मरकरी पैमाना, रिएक्टर पैमाना, तीसरा 1 या 2 दोनों, चौथा बैरोमीटर। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2, मतलब मरकरी पैमाना और रिएक्टर पैमाना। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं, आइए हम लोग। भूकंप की तीव्रता को मरकरी पैमाना तथा रिएक्टर पैमाना दोनों पर मापा जाता है। मरकरी पैमाने में कुल 12 अंक होते हैं जिस पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, जबकि रिएक्टर पैमाने पर 9 अंक होते हैं, 2 से लेकर 10 तक। ठीक, इसमें प्रत्येक अंक अपने पूर्ण अंक से 10 गुना ज़्यादा तीव्रता को प्रदर्शित करता है। यह पैमाना काफ़ी लोकप्रिय है। ठीक, शहरी और औद्योगिक। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग।
शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुओं के साथ कोहरा मिल जाता है तो इसे कहते हैं धूम कोहरा। ठीक, इसे क्या कहते हैं हम लोग? धूम कोहरा कहते हैं। ठीक, शहरी और औद्योगिक केंद्रों में धुओं के साथ कोहरों के मिल जाने से स्मॉग यानी धूम कोहरा का निर्माण होता है। औद्योगिक कारखानों तथा वाहनों द्वारा उत्सर्जित धुएं में उपस्थित गंधक, राख तथा अन्य हानिकारक रसायन जब कोहरे से मिल जाते हैं तो धुओं का निर्माण होता है। यह मानव और जीव जंतुओं के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 11। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी है। उत्तर पूर्वी मानसून राइट आंसर होगा ऐसा, उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। इसकी व्याख्या देख लीजिए 11 की। भारत के पूर्वी तट शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तर पूर्वी मानसून अधिक उत्तरदायी है। उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक, दक्षिण पूर्व केरल में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। महासागरों और सागरों में पाई जाने वाली औसत लवणता कितने परसेंट है? 33%, 35%, 37%, 40%। इसका राइट आंसर होगा 35%। ठीक, व्याख्या देखेंगे हम लोग। महासागरों और सागरों में पाई जाने वाली लवणता की औसत मात्रा 35% है। पृथ्वी पर सर्वाधिक लवणता तुर्की के वान लेक झील में पाई जाती है। ठीक, वान लेक झील में पाई जाती है। यहाँ के जल में लवणता जो होता है 330% होता है। सोच लीजिए कितना होता है। फिर महासागरों में सर्वाधिक लवणता कर्क तथा मकर रेखा के समीप पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे। स्थिर तरंग सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था या हैरिस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक, वर्ष 1904 में HR हैरिस ने स्थिर तरंग सिद्धांत प्रतिपादन किया था। हैरिस ने अपने सिद्धांत में बताया कि अस्थायी तरंगे महासागरों के बीच में उत्पन्न होते हैं और तट की ओर अग्रसर होती हैं। अस्थायी तरंगे जहां पहले पहुंचते हैं वहां ज्वार की क्रिया पहले होती है, जबकि देर से पहुंचने वाले स्थान पर ज्वार क्रिया देर से होती है। इन अस्थायी तरंगों की दोलन क्रिया पर महासागरीय तल का उच्चावच, गहराई, विस्तार और पृथ्वी की घूर्णन गति आदि का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जैव नहीं है? इसका राइट आंसर होगा प्लास्टिक पदार्थ। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं इसका। ठीक, प्लास्टिक से निर्मित पदार्थ जैव निम्नीकरण नहीं होते हैं, जबकि जीव तथा पादप जैव निम्नीकरण पदार्थ है। जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन होता है उसे जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, आसन पारिस्थितिकी तंत्र के माध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। इकोटोन कहलाता है। ठीक, आसन पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र उपस्थित होता है जिसे संक्रमिका या इकोटोन कहते हैं। यह दो से अधिक पाइतंत्रों के संगम होता है। इकोटोन क्षेत्र में सीमावर्ती पाइतंत्रों की विशेषता पाई जाती है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। एक नदी, झील या झरने जैसे जल आपूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थित एक स्थान कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा नम बिंदु बस्ती कहलाता है। ठीक, व्याख्या देखते हैं इसके हम लोग। एक नदी, झील या झरने जैसे जलापूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थित अधिवास को नम बिंदु बस्ती कहा जाता है। भारत में लोकरथ झील यानी मणिपुर में जो है अभी, और पुलकित झील तमिलनाडु क्षेत्र में आदि इस प्रकार की बस्तियों का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे। जनसंख्या नीति 2000 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य क्या था? राइट आंसर होगा कुल प्रजनन दर को 2010 में जो है 2.1 तक लाना।
कुल प्रजनन दर को 2010 तक 2.1 के स्तर पर लाना राष्ट्रीय जनसंख्या पद्धति 2000 का मुख्य लक्ष्य था। 15 फरवरी 2000 को केंद्र सरकार द्वारा नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। इस नीति के दीर्घकालिक उद्देश्य बिंदु 2045 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना था। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम गुणवत्ता का कोयला है? इसका राइट आंसर होगा एंथ्रेसाइट। ठीक, एंथ्रेसाइट। अब ये देख लिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। कोयले में कार्बन की मात्रा का अनुपात कोयले की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 80 से 95% पाई जाती है, जिसके कारण इसे सर्वोत्तम कोटि का कोयला कहा जाता है। भारत के जम्मू कश्मीर में एंथ्रेसाइट कोयले का खनन किया जाता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे काली मिट्टी कहते हैं? तो इसमें इसका राइट आंसर होगा चरनोजेम को काली मिट्टी कहा जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। चरनोजम मृदा को काली मिट्टी भी कहा जाता है। चरनोजम मिट्टी का रंग काला होता है। इस मृदा में फास्फोरस, अमोनिया, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। इसके साथ ही इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। इसके कारण यह अधिक उपजाऊ होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार, इसका राइट आंसर होगा 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत में विस्तार कितना? 3214 किलोमीटर है विस्तार। ठीक, भारत की आकृति असमान चतुर्भुजाकार है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत में कुल स्तरीय सीमा द्वीपों सहित 15200 किलोमीटर है। ठीक, पूर्व और पश्चिम घाट पर मिलते हैं। इसका राइट आंसर होगा पूर्व और पश्चिम घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। ठीक, पूर्व और पश्चिम घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम टोड्डाबेट्टा है। यह दक्षिण भारत के अन्नाईमुड़ी के बाद दूसरी सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग अब 22। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग। ग्रीष्म आयनत होता है, मतलब ग्रीष्म कब सबसे अधिक होता है, उसे कहने का तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर होगा 21 जून को ग्रीष्म सबसे अधिक होता है। ठीक, प्रत्येक वर्ष 21 जून को ग्रीष्म अपनत होता है। 22 जून को शीत मतलब ठंडा सबसे होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 23, भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न मेरिडियन है। इसका राइट आंसर होगा 82°30 पूर्व। भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न रेखा मेरिडियन 22°30 पूर्वी देशांतर रेखा है। यह इलाहाबाद के प्रयाग के निकट स्थित नैनी नामक स्थान से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 24, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा प्रशांत प्लेट। ठीक, प्रशांत प्लेट बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है। नासा ने पृथ्वी पर 7 प्लेटों की तथा 100 छोटी प्लेटों की उपस्थिति का पता लगाया था। जो 7 बड़ी प्लेटें थी वो निम्न जो इस प्रकार है। अंटार्कटिक प्लेट, ठीक, प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गया, उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो गया, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट हो गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, यूरेशियाई प्लेट हो गया और अफ्रीकी प्लेट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, पिडमांट मैदान द्वारा बने हैं। इसका राइट आंसर होगा त्रिनदी। पिडमांट या पिडमाउंट मैदान का निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है। पहाड़ों या पहाड़ियों की तलहटी में नदी द्वारा इस मैदान का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के मैदान में चट्टानी टुकड़ों के अवशेष पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका रंग लाल तथा पीला
दिखाई देता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। संवहनी वर्षा अधिकांशतः प्रतिदिन में होती है। इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में प्रायः दोपहर के बाद वर्षा होती है, जिसे संवहनी वर्षा कहते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में दिन में अधिक सूर्यताप के कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तथा ठंडी होकर संघन क्रिया के पश्चात वर्षा के रूप में धरातल पर गिरती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद कहलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा भूजात, भूजात। व्याख्या देखते हैं। महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद भूजात कहलाते हैं। महाद्वीपीय मग्न ढाल की अंतिम सीमा से महाद्वीपीय उत्थान होता है, जिसकी ढलान 0.5 अंश से 1 तक होती है। यह महाद्वीपीय अवसाद का जमाव मिलता है, जिसे भूजात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखेंगे। भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र के पास देखा जाता है। इसका राइट आंसर होगा गुजरात तट पर। भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र गुजरात के तटीय सीमा के पास देखा जाता है। ठीक, उच्च ज्वार की वह दशा है जब जल तल अपने सर्वाधिक ऊंचाई पर रहता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 29। प्रवाल भित्तियाँ की बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं? इसका राइट आंसर होगा कोरल पॉलिश। प्रवाल भित्तियाँ कोरल पॉलिश की बनी होती हैं। कोरल पॉलिश एंथोजोआ वर्ग के अकशेरुकी प्रजाति हैं जो व्यक्तिगत रूप से या कॉलोनी के रूप में रहती हैं। इनके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर परत होती है। कोरल पॉलिश के समेकलन तथा समायोजन से कोरल रीफ तथा प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होमो सैपियंस से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा सर्वाहारी। आधुनिक मानव होमो सैपियंस प्रजाति से संबंधित है। यह सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। होमो सैपियंस वर्तमान समय में लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व धरती पर विकसित हुए। इनकी प्रमुख विशेषता बात करने की क्षमता, अपूर्व सोचने की क्षमता, ऊर्ध्वाधर रूप से चलने की क्षमता विशेष थी। ठीक, इसका क्वेश्चन नंबर 31 एंड कुंडे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर होगा रीटर। जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रीटर ने एंड कुंडे नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने मानव तथा प्रकृति के परस्पर प्रभावकारी तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया था। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अगला 31 के बाद 32। क्वेश्चन नंबर 32 लेम्बे सोयम की संकल्पना किसके द्वारा विकसित की गई थी? इसका राइट आंसर होगा रैडजेल। लेम्बे सोयम की परिकल्पना जर्मनी के प्रमुख भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रैडजेल द्वारा विकसित की गई। रैडजेल पृथ्वी को एक जैविक इकाई मानते हैं। इसके लिए उन्होंने लेम्बे सोयम शब्द का प्रयोग किया था, जो एक राजनीतिक भूगोलवेत्ता का जनक माना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 देखें। जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध लिखा गया है। इसका राइट आंसर होगा माल्थस द्वारा लिखा गया है वो निबंध। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। थॉमस रॉबर्ट माल्थस एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री तथा जननांकविद यानी जनसंख्या वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1898 ईस्वी में जनसंख्या सिद्धांत पर एक निबंध एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूशन की रचना की थी। इस पुस्तक के माध्यम से माल्थस ने जनसंख्या और उपलब्ध संसाधनों के बीच परस्पर संबंध दिखाने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे हम लोग। कौन सी नहर प्रशांत और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है? इसका राइट आंसर होगा पनामा नहर प्रशांत और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। इस नहर पर अंटार्कटिक महासागर के तट पर कोलोन बंदरगाह स्थित है, जबकि प्रशांत महासागर के तट पर पनामा बंदरगाह स्थित है।
इस नहर का निर्माण मतलब पनामा नहर का निर्माण जो है 1914 में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35, विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन से हैं? भारत, ब्राज़ील, वेस्ट इंडीज, इथोपिया। इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं। ब्राज़ील विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है। यह विश्व के कुल उत्पादन का 40% भाग उत्पादन करता है। और ब्राज़ील में कहवा के बागानों को फेजेड़ा कहा जाता है, फेजेड़ा कहा जाता है। वियतनाम विश्व का दूसरा सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे हम लोग। कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? इसका राइट आंसर होगा झेलम। झेलम नदी कश्मीर घाटी से प्रवाहित होती है। इसका उद्गम जम्मू कश्मीर के शेषनाग या बेरीनाग से होता है तथा उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई कश्मीर घाटी को पार कर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग आदि इसके तट पर स्थित प्रमुख शहर हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 37। फ्रांस के ऊपर अल्पास से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन कहलाती है। यह पवन कहलाती है मिस्ट्रल। ठीक, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। फ्रांस के ऊपर अल्प्स के रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन मिस्ट्रल कहलाती है। मिस्ट्रल एक ठंडी व शुष्क हवा है। इसकी औसत गति 60 किलोमीटर घंटा है, परंतु कभी कभी इसकी गति बढ़कर 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, मध्य प्रशांत सागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समानता का अनुसरण करती है। इसका राइट आंसर होगा 180 देशांतर का अनुसरण करती है। 180 देशांतर रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। प्रशांत महासागर से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में 180 देशांतर रेखा का निर्धारण सन 1984 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन में एक सम्मेलन में संपन्न किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखेंगे। कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा अपर्दन। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। भूपटल पर परिवर्तन अंतर्जात और बहिर्जात बलों के परिणाम स्वरूप होता है। इसके उदाहरण निम्न है। अंतर्जात बल जो हैं विरूपण, संपीड़न, तनाव, ठीक, भ्रंशन, ज्वालामुखी। और बहिर्जात जो है अपक्षय, अपरदन, निरपेक्षण आदि। ठीक, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा डाइक। इसका राइट आंसर होगा डाइक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसन वाला और ठोस हो जाने पर मैग्मा डाइक कहलाता है। धरातल के नीचे चट्टानों में विभिन्न स्तरों में मैग्मा के जमाव से फैकेलोलिथ, लैपोलिथ, सिल्डाइक आदि अंतःस्थलीय आकृतियों का निर्माण होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 41, जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरों के ऊपर चढ़ जाती है। इसे वाताग्र कहलाते हैं। इसे उष्ण वाताग्र कहा जाता है। ठीक, इसकी व्याख्या देख लीजिए। जब शुष्क और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु में शीत के विरुद्ध चलती हैं तो उष्ण वायु हल्की होने के कारण शीत वायु के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे एक वाताग्र का निर्माण होता है। इसे उष्ण वाताग्र कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42, ध्रुवीय वाताग्र का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वी वर्कनेस के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा वी वर्कनेस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42 की व्याख्या देखेंगे हम लोग। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन नॉर्वेजियन भौतिक वैज्ञानिक और मौसम वैज्ञानिक वी जर्कनेस द्वारा किया गया था। इन्होंने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में ध्रुवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई
कितनी होती है? प्रकाशित क्षेत्रों के बीच की गहराई कितनी होती है, कहना चाह रहा है। इसका राइट आंसर होगा 200 मीटर। प्रकाशित क्षेत्रों की गहराई 200 मीटर तक होती है, अर्थात प्रकाश समुद्र या जल में 200 मीटर की गहराई तक पहुंच जाता है, जबकि उसके आगे का भाग अंधकारमय होता है। यही कारण है कि समुद्री गोताखोर कृत्रिम प्रकाश यंत्र लेकर समुद्र में गोताखोरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे हम लोग। क्यूरोसियो धारा में देखी जाती है। इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। ठीक, क्यूरोसियो धारा देखी जाती है प्रशांत महासागर में। क्यूरोसियो जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है। यह मूलतः उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा है जो फिलीपाइंस द्वीप समूह के बाद क्यूरेशिया के नाम से जापान तट के साथ उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा ध्वनि। इसका राइट आंसर होगा ध्वनि। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग इसके। तापीय ऊर्जा परियोजना से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, जबकि इसमें वायु प्रदूषण, भूमि तथा जल प्रदूषण होता है। तापीय ऊर्जा परियोजना में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसके दहन से वायु प्रदूषण तथा निक्षेपित अपशिष्टों से भूमि तथा जल प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखेंगे। एक पारिस्थिति में तंत्र के सकल प्राथमिक उत्पादन से हानियाँ घटकर इंगित की जाती हैं निवल प्राथमिक उत्पादन। ठीक, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखेंगे। कृषि भूमि प्रयोग मॉडल का आर्थिक मॉडल है, यह बताया गया था, किसके द्वारा बताया गया था? इसका राइट आंसर होगा वान थ्यूनेन के द्वारा। कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है, यह सर्वप्रथम जर्मन भूगोलवेत्ता वान यूथन के द्वारा बताया गया था। वान यूथन ने कृषि अस्थायीकरण सिद्धांत का मॉडल दिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 के बाद हम लोग देखेंगे 48। भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि हुई थी। इसका राइट आंसर होगा 1911 से 1921 तक। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। भारत में वर्ष 1911 से 1921 की अवधि में जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। और भी जो साल है उनको भी देखें, दशक देख लीजिए, जैसे जनसंख्या वृद्धि देख लीजिए। 1901 से 1911 प्लस हुआ था इसमें 5.75% तक। 1911 से 1921 माइनस 0.31, मतलब घट गई थी इसमें। ठीक, उसके बाद 1921 से 1931 तक प्लस 11.01, देखिए इसमें 11 बढ़ गया सीधे। ठीक, उसके बाद 1991 से 2001 तक प्लस 21 5.4% हो गया। ठीक, उसके बाद 2001 से 2011 तक प्लस 17.7 हो गया। ये जनसंख्या है, कभी घट रही कभी बढ़ रही है। ठीक, तो उसी का एक ग्राफ है। अब देखिए भारत में कौन सा राज्य काफ़ी, क्वेश्चन नंबर 49, भारत में कौन सा राज्य काफ़ी उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। आसाम मत मारिएगा आप लोग। ठीक, भारत में कर्नाटक राज्य काफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। अन्य दो सर्वाधिक काफ़ी उत्पादक राज्य क्रमशः केरल तथा तमिलनाडु हैं। कर्नाटक के बाद केरल तथा तमिलनाडु है। कर्नाटक संपूर्ण उत्पादन 53% कर्नाटक में काफ़ी उत्पादन, 28% केरल में, 11% तमिलनाडु में होता है। ठीक, भारत में नगरीय बस्ती के लिए एक निष्कर्ष 5000 से अधिक जनसंख्या, इसका आंसर होगा 5000 या अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक, इस व्याख्या देख लीजिए। भारत में नगरीय बस्ती के लिए निम्नतम जनसंख्या जो है 5000 निर्धारित की गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित शर्तों पर निर्धारित की गई थी। एक नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगर क्षेत्र सीमित। ठीक, नंबर 2, अन्य क्षेत्रों के लिए कम से कम 5000 जनसंख्या हो। कामकाजी पुरुष जनसंख्या का कम से कम 75%, गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो और जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम लोग। हेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 1 स्वचालित डेटाइट
डेटाइट के लिए प्रसिद्ध है? यह स्वचालित वाहन उद्योग के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका को डेट्रॉइट स्वचालित वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉइट संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन प्रांत में स्थित एक नगर है। यहाँ हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड गाड़ी आती है आप लोग देखते हैं फोर्ड, हेनरी फोर्ड, हेनरी लीलैंड की जो गाड़ी आती हैं, ट्रक आती हैं, और रेनॉल्ड लोल्डर्स आदि प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां यहाँ पर, इसलिए यह शहर बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक, दिल्ली का CBD है कनॉट पैलेस, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, दिल्ली का सबसे बड़ा व्यवसायिक केंद्र व्यापारिक कनॉट पैलेस है। यह दिल्ली का CBD है। CBD का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। W.E. वर्गेसन ने सन 1923 में कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी का प्रतिपादन करते हुए बताया था कि CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट किसी भी शहर का दिल होता है, जिसमें व्यापारिक एवं व्यावसायिक कार्य संपादित होते हैं तथा गगनचुंबी एवं बड़ी बड़ी इमारतें पाई जाती हैं। ठीक, वो आपका दिल्ली का कनॉट पैलेस है, बहुत ही अच्छा प्लेस है, जाइए आप लोग कभी देखिए। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कापरनिकस के द्वारा। कापरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है तथा पृथ्वी और ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक डी रेवोल्यूशन आर्बिम कोलिज्म में किया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54, किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा 66.5 अंश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे हम लोग। अपने ही स्थान पर सेलों के विघटन और अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है अपक्षय। अपने ही स्थान पर सेलों के विघटन या अपघटन की प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। ठीक, अपक्षय की प्रक्रिया के अंतर्गत चट्टानों में कार्बोनीकरण, जलयोजन, विलयन, ऑक्सीकरण आदि क्रियाएं होते हैं। इसके परिणामस्वरूप चट्टानों का विखंडन होता है। ठीक, और कणिकामय विघटन उदाहरण है। ठीक, कणिकामय विघटन उदाहरण है। ठीक, ये देखिए कणिकामय विघटन का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा यांत्रिक अपक्षय। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 57, मध्य कपासी का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा मध्य मेघ। मध्य मेघ का उदाहरण है। मध्य कपासी मेघ श्वेत और भूरे रंग के होते हैं। धरातल से 2 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये मेघ पाए जाते हैं। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है? इसका राइट आंसर होगा वर्षा और तापमान। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण वर्षा और तापमान के आंकड़ों पर होता है। कोपेन ने विश्व के 6 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इसे अंग्रेजी के ABCDE में प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58 के बाद 62 देखेंगे हम लोग। एक संक्रमण क्षेत्र जहाँ पर पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से दूसरे से मिलते हैं कहलाते हैं संक्रमिका कहलाते हैं। ठीक, एक संक्रमण क्षेत्र जहाँ पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं संक्रमा या इकोटोन कहलाते हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन फंस गए यहाँ पर। ठीक, उसके बाद जो है पर्यावरणीय निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम है? इसका राइट आंसर होगा छोटा नागपुर पठार। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 60 के बाद। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 60 के बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 61। ऊर्जा पिंड सदैव होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है, दोनों होता है। वन प्रणाली सीधा होता है। इसका राइट आंसर होगा सीधा। क्यों? ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। सभी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक स्तर में सर्वोच्च उपयोग स्तर तक जाने पर ऊर्जा की उपलब्धता में कमी आती है, इसलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहेगा। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? 62 का। 62 क्या कहता है? किसने भूमि प्रयोग अध्ययन प्रारंभ किया था और ब्रिटेन के भूमि प्रयोग मानचित्र प्रस्तावित किया था? इसका राइट आंसर होगा LD स्टैम्प। इसका राइट आंसर होगा LD स्टैम्प। 62 का व्याख्या भी देख लीजिए।
प्रोफेसर ELD स्टैम लंदन में भूगोल के प्रोफेसर थे। इन्होंने भूमि प्रयोग के अध्ययन आरंभ किया था और ब्रिटेन में भूमि प्रयोग मानचित्र प्रस्तावित किया था। द ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, इस पुस्तक की रचना इन्होंने की थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में, कनाडा में, अंटार्कटिका, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका में। मसाई जनजाति अफ्रीका के दक्षिण केन्या, उत्तरी तंजानिया में निवास करने वाली खानाबदोश जनजाति है। इनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन। मसई नीलो सरन भाषा समूह की भाषा बोलते थे। मसई समाजपित सत्रात्मक समाज है। ठीक, यहाँ पर 62 क्वेश्चन हो गए इतिहास के। फिर अब हम लोग देखते हैं भूगोल क्वेश्चन हो गए, उसके बाद अब देखेंगे हम लोग 62 क्वेश्चन इतिहास के। तो नंबर 1, नंबर 2 मतलब सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा महात्मा ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा 1873 ईस्वी में की गई थी। निम्न दलित जातियों स्त्रियों को शिक्षित एवं जागरूक बनाना इस समाज का प्रमुख कार्य तथा उद्देश्य था, जिससे यह वर्ग के शोषण को रोका जा सके। ज्योतिबा फूले द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की गई थी। पूछ सकता है गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग यहाँ पर, यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन था? इसका राइट आंसर होगा हेनरी विवियन डेरोजियो बंगाल के यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा हेस्पेरस तथा कलकत्ता लाइब्रेरी गजट नामक पत्र का संपादन किया गया। हेनरी विलियन डेरोजियो को सुंदरनाथ बनर्जी द्वारा आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहकर संबोधित किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग, स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। यह दादा भाई नौरोजी द्वारा घोषित किया गया। इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता सत्र 1906 में दादा भाई नौरोजी द्वारा कांग्रेस ने वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज को राजनीतिक लक्ष्य घोषित करते हुए कहा था, स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का एक प्रमुख लक्ष्य होगा। दादा भाई नौरोजी द्वारा सर्वप्रथम धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? इसका राइट आंसर होगा तांबा। भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु तांबा थी। भारत में लोहे का प्रयोग 1000 BC के आसपास होने लगा था। भारत की प्राचीनतम हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मपुत्र कहलाती थी? इसका राइट आंसर होगा सरस्वती और विस्वती नदी। इसका व्याख्या भी देख लीजिए। ऋग्वेद में सरस्वती नदी और विस्वती नदी के मध्य भूभाग को ब्रह्मपुत्र के नाम से उल्लेखित किया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी तथा सिंधु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी माना गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल पर पाई गई थी? इसका राइट आंसर होगा धौलवीरा। हड़प्पा सभ्यता की प्रथम खगोलीय पर्यवेक्षणशाला के अवशेष धौलवीरा से प्राप्त हुए थे। धौलवीरा गुजरात के कच्छ में स्थित हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण पुरास्थल है। हड़प्पा के अन्य नगरों के विपरीत यह 3 भागों में विभाजित किया गया था। मध्यमा इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद। ठीक, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कर्मकांडी वेद कौन सा है? इसमें यजुर्वेद है। यजुर्वेद एक प्रकार का कर्मकांडी वेद है। इसमें यज्ञ के अवसर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार की विधियों का उल्लेख है। इस वेद में प्रधान पुरोहित अर्धायु कहलाता था। यह प्रथम
यह प्रथम ऐसा वेद था इसकी रचना गद्य पद्य दोनों में हुई है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कलाशाला में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त हुआ? इसका राइट आंसर होगा स्लेट पत्थर। स्लेट पत्थर। व्याख्या देख लीजिए। ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला में मूर्तियों के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। विवादित है, कंफर्म नहीं है अभी, कि भारत में सर्वप्रथम मथुरा कला के अंतर्गत ही मूर्तियों का निर्माण हुआ है। इस क्रम में निर्मित की जाने वाली प्रथम मूर्तियाँ महात्मा बुद्ध की थी। ठीक। आइए आगे देख लें हम लोग इतिहास का पार्ट हम लोग हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए। एक बात कह रहा है। ठीक। दूसरी बात क्या कह रहा है? नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट किए गए थे। ठीक। ऑप्शन दे रहा है केवल एक, केवल दो, एक या दो, ना तो एक ना तो दो। इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें होगा दो। ठीक। नालंदा, इसमें राइट आंसर होगा दो, यही होगा। ठीक। व्याख्या देख लीजिए इसकी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल के समय में हुई थी। नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था। बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था, ध्वस्त कर दिया था उसको। अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर होगा अहमद शाह। ठीक। उत्तर मुगल शासक अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी के शासनकाल में अफगान आक्रांता अहमद शाह अब्दाली ने सर्वप्रथम भारत पर सफलतापूर्व आक्रमण 1749 में किया। अहमद शाह अब्दाली द्वारा 1757 ईस्वी जिस समय दिल्ली पर आक्रमण किया था, उस समय मुगल शासक आलमगीर द्वितीय का शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसके लिए शेषासुरी को नहीं जाना जाता है? नागरिक प्रशासन के प्रणाली संगठन पहला रुपया जारी करने के लिए 20वीं सदी तक का प्रयोग होता रहा। नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए यह सभी शेषासुरी द्वारा शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 3। नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए शेषासुरी को नहीं जाना जाता है। ठीक। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार व निशांत बाग की नींव रखी थी? इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर ने ताजमहल का निर्माण भी करवाया था। जहांगीर ने कश्मीर को निशांत बाग व शालीमार बाग की नींव रखी थी। बाबर ने आगरा में एक बाग हस्त वशिष्ठ नूरे आबासन की नींव रखी थी। शाहजहां द्वारा कश्मीर में निशांत बाग का भी निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोपखानों का प्रयोग किया गया था? इसका राइट आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। अब ये पूछ सकते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। तो 21 अप्रैल 1526 को होने वाले पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा भारत में पहली बार तोपखानों का प्रयोग किया गया था, मतलब तोप चलाया था वो युद्ध में। बाबर की सेना पर तोप संचालक अली कुली था। ठीक। बाबर ने इस युद्ध में तुलगामा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। 1556 ईस्वी में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था? वो था हेमू। 1556 ईस्वी पानीपत के तृतीय युद्ध में हेमू मुगलों से पराजित हुआ। इस हार के परिणाम स्वरूप उसने दिल्ली को खो दिया। हेमू आदिल शाह का सेनापति था तथा दिल्ली को विजित कर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम हिंदू शासक था। हेमू ने दिल्ली पर विजय प्राप्त करने के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16।
बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई। उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया? इसका राइट आंसर होगा काबुल। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु होने के पश्चात उसे आगरा के आराम बाग यानी चार बाग में दफनाया गया था। बाद में शेरशाह के शासनकाल में बाबर की अस्थियों को काबुल में लाकर दफनाया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो उसका राइट आंसर होगा प्रिवी काउंसिल। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में शीर्ष न्यायालय इंग्लैंड में स्थित प्रिवी काउंसिल था। प्रिवी काउंसिल एक प्रकार का न्यायिक निकाय था जिसमें भारत सहित अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों की विभिन्न अदालतों की अपीलें की सुनवाई की जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह दो की ओर से पैरवी करने अकबर की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के साथ इंग्लैंड गया था? वह थे राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। 18 का आप व्याख्या भी देख लीजिए। राजा राम मोहन राय मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की तरफ से पैरवी के लिए बादशाह के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे। 1830 ईस्वी मुगल बादशाह द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। ठीक, एनी बेसेंट। व्याख्या देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 20। गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका राइट आंसर होगा कामागाटा मारू घटना। ठीक, कामागाटा मारू घटना गदर आंदोलन से संबंधित है। यह वस्तुतः कामागाटा मारू एक जापानी समुद्री जहाज था जिसे बाबा गुरुदत्त सिंह किराए पर लेकर श्रमिकों के साथ कनाडा पहुंचे थे, परंतु उन्हें वहां से वापस लौटा दिया था, जिसके पश्चात वह कलकत्ता पहुंचे, किंतु कलकत्ता बंदरगाह पर ब्रिटिश प्रशासन की ओर से झड़प में अनेक लोगों की जान चली गई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21। प्राचीन भारत में जोरुवे संस्कृति निम्नलिखित में से किस राज्य में किस स्थान के नाम पर नामित की गई है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। जोरुवे संस्कृति का विकास महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। जोरुवे संस्कृति का विकास महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित गोदावरी की सहायक नदी प्रभव के तट पर जोरुवे नामक स्थान पर हुआ। यह एक ताम्र पाषाणी का स्थल है। इसकी खोज HD संकलियान तथा शांताराम भालचंद्र देव द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव चांद अभी तक नहीं किया। मतलब निम्नलिखित कारणों विचार उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेखों की छोटी लंबाई और द्वितीय भाषा लेख की अनुपस्थिति। इसका राइट आंसर होगा तीनों है। उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब लेखों की लंबाई छोटी है, द्वितीय भाषा लेखों की अनुपस्थिति है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 14। निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोपखानों का प्रयोग किया गया था? इसका राइट आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। हम लोग कर चुके हैं 14 क्वेश्चन कर चुके हैं, सॉरी 14 हम लोग कर चुके हैं। कहाँ तक किए हैं? 22 तक हम लोग कर लिए हैं। तो 22 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 23। क्वेश्चन नंबर 23। तमसो माँ ज्योतिर्गमया या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद से आता है? तो यह है बृहदारण्यक। ठीक, निम्नलिखित में से कौन? क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 24। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 24। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना गया है? इसका राइट आंसर होगा अशोक के शिला
लेख। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। पुष्पमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना? इसका राइट आंसर होगा अग्निमित्र। ठीक, पुष्पमित्र शुंग के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का शासक बना। पुष्पमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्पमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। ठीक, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? इसका राइट आंसर होगा गुप्त युग की। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 27। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामूलक वंश का था? इसका राइट आंसर होगा 3 बलबन। दिल्ली पर 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाला शासक मामूलक वंश से संबंधित है। इन्हें इबरी तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। इब्ने बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था वह किस देश का था? वह था मोरक्को का। राइट आंसर मोरक्को। ठीक, प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक एवं विद्वान इब्ने बतूता मोरक्को का मूल निवासी था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्ने बतूता की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? राहिला। याद रखिएगा, पूछ सकता है इसको इनकी पुस्तक के बारे में। निम्नलिखित में से किसने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी हेतु जहांगीर को प्रभावित किया था? इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के 9 सैनिकों को स्क्वाड्रन की हार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग। महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपने वंश से जोड़ा था। पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश से चंगेज खां। क्वेश्चन नंबर 31। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 था? इसका राइट आंसर है खमस। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खमस युद्ध के दौरान लूट से प्राप्त धन राज्य का हिस्सा होता था। खमस लूट माल का 1/6 होता था, जबकि 5/6 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। जजिया कर गैर मुस्लिम पर लगाने वाला एक प्रकार का कर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? इसका राइट आंसर होगा मोरो त्र्यंबक पिगले के। ठीक, उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 33। निम्नलिखित में से किस मामले में बी.डी. सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? इसका राइट आंसर होगा नासिक षड्यंत्र केस। वर्ष 1909 में नासिक षड्यंत्र केस में राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को 1911 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुख्यात सेलुलर जेल में आजीवन कारावास की सज़ा के लिए भेज दिया गया था। ठीक, बी.डी. सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन C.R. दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो गया था और प्रक्रियावादी दल के द्वारा कार्य किया गया। इसका राइट आंसर होगा ए, ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा करना। देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु के पश्चात स्वराज पार्टी का विभाजन हुआ और प्रक्रियावादी दल ने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग स्थापित करके हिंदू हितों की रक्षा हेतु कार्य करना प्रारंभ कर दिया। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों
में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की थी? इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। ठीक, स्वामी विवेकानंद द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की प्रबलता से वकालत की थी। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 36 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे हम लोग। सामाजिक कानूनों को उसे पारित किए गए वर्षों के साथ मिलान कीजिए। जैसे सती उन्मूलन है, विधवा पुनर्विवाह है, कन्या भ्रूण निषेध है, दास प्रथा का उन्मूलन है। इसका सही मिलान देख लीजिए। इसका सही मिलान क्या है? सती प्रथा उन्मूलन 1829-30, विधवा पुनर्विवाह कानून जो होता 1856 में, कन्या भ्रूण हत्या निषेध 1804 में, और दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे हम लोग। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से कहाँ से या किस प्राचीन स्थल पर पाए गए थे? इसका राइट आंसर होगा बुर्जहोम और रंगपुर। ठीक, भारत में बुर्जहोम और रंगपुर में गड्ढे खोदने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम में गर्तावास का साक्ष्य एवं माली के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कश्मीर में नवपाषाणिक स्थल बुर्जहोम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणाली की व्याख्या करता है? इसका राइट आंसर होगा छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत की व्याख्या का प्रथम बार उल्लेख किया गया। छंदोग्य उपनिषद में सामवेद का उपनिषद है। इसी उपनिषद में ओम अक्षर के लेखक का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39। निष्क निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के लिए एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया गया है? निष्क, इसका राइट आंसर होगा वैदिक काल में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अशोक द्वारा नियुक्त रज्जुक निष्पादन करते थे? इसका राइट आंसर होगा न्यायिक कार्य। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देंगे। प्रशस्तिकार का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होता था राजा की स्तुति करना। ठीक, राजा की स्तुति करना। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा एलिफेंट की गुफाएं। एलिफेंट की गुफाओं का संबंध मौर्य काल से नहीं। एलिफेंट गुफाओं को धारापुरी गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। एलिफेंट गुफाएं 7 गुफाओं का मिश्रण है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण गुफा महेश मूर्ति की गुफा है। एलिफेंट गुफा को यूनेस्को द्वारा जो है विरासत स्थल का दर्जा 1987 में प्रदान किया गया था। एलोवेरा गुफाएं महाराष्ट्र में अवस्थित है। इनका संबंध राष्ट्रकूट शासकों से है। महाबलीपुरम तमिलनाडु के पल्लव शासक से संबंधित है तथा खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 43। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है? सिकंदर लोदी ने आगरा का निर्माण करवाया था, असत्य है। ठीक, हरिहर, इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है? क्वेश्चन नंबर 43 में इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3, बलबन द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था, वाक्य असत्य है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम लोग। किसने दक्कन क्षेत्रों में गोरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा मलिक अंबर को कहा जाता है गोरिल्ला नीति। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर सानी घोषित किया था? इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि में कृषक के द्वारा राजस्व एकत्रित करने की 2 मुख्य प्रणाली में से एक थी, का मूल रूप से द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर होगा शेषासुरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखेंगे। कौन से चिश्ती सूफी संत को चिरागे देहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा शेख नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल
लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वेलीजली। भारत स्वतंत्रता आंदोलन क्रांति के रूप में कार्य किया था मदन लाल ढींगरा ने। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई थी? इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए, तो सीधे सही क्रम को ही देखते हैं हम लोग। एबर्ट बिल है 1883 में, मार्टर मिलो सुधार थे 1909 में, रॉलेट एक्ट हो गया 1919 में, गांधी एवं समझौता 1931 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 51, उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों में प्रतिनिधित्व थे? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मोहम्मद इकबाल जो उर्दू कवि भी थे, द्वितीय और तृतीय गोलमेज में सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में संपन्न हुआ था, जबकि तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। द्वितीय गोलमेज में गांधी जी ने भाग लिया था, सांप्रदायिक समस्या पर विवाद उत्पन्न होने के कारण विफल रहा, जबकि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कांग्रेस द्वारा किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 52, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का एक उदाहरण परंपरा से जुड़ा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ग्रेसियन। ठीक, ग्रेसियन प्राचीन भारत का एक उपकरण परंपरा से संबंधित नहीं है, जबकि बोस्टेरियन, आलूचियन, ओस्टिवान उपकरण प्राचीन इतिहास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 53, निम्नलिखित में से कौन सी ईसा पूर्व युग के प्राचीन इतिहास की घटना नहीं है? इसका राइट आंसर होगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे हम लोग, ऋग्वेद संहिता की 1/4 रचनाएं को निर्देशित करती हैं? इसका राइट आंसर होगा इंद्र को। ठीक, ऋग्वेद की 1/4 रचनाएं इंद्र को निर्देशित करती हैं। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार किया गया है। इंद्र का वर्णन ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रधान देवता के रूप में किया जाता है। ऋग्वेद में इंद्र को किलों को तोड़ने वाला अर्थात पुरंदर या युद्ध के नेता या प्राकृतिक रूप से वर्षा का देवता माना जाता है। ठीक भैया, देख लो इंद्र का कितनी वैल्यू रही है जमाना में। क्वेश्चन नंबर 55, जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना हुई थी? कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे हम लोग, केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात कही है, वह कौन सा है? वह है रुद्रदमनदेही स्तंभ लेख। ठीक, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 57, निम्नलिखित में से किसने सिलोन के बौद्ध राजा में मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी? इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त ने। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे हम लोग, फतवाए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों पर पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध कराया गया था? इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। ठीक, इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। उसके बाद देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर काजी उल काजात। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसने महाभारत को फारसी में अनुवादित करवा कर रजनामा नाम दिया था? इसका राइट आंसर होगा अकबर ने। ठीक, अकबर ने इसका करवाया था अनुवाद। मुगल वंश। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकार को उस्ताद ईसा संबंधित हैं? इसका राइट आंसर होगा ताजमहल। व्याख्या देख लेते हैं ताजमहल से। उस्ताद ईसा ताजमहल के डिजाइन एवं वास्तुकार से संबंधित है। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वास्तुकार के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। इस समय अवधि में मुगल वास्तु का
सर्वोत्कृष्ट उदाहरण आगरा में यमुना तट पर स्थित ताजमहल है। ताजमहल के मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिसे शाहजहां द्वारा नादिर उल असर की उपाधि से सम्मानित किया गया, जबकि ताजमहल का प्रधान निर्माता उस्ताद ईसा खां था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 62। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 62। मकबरों के अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता है? इसका राइट आंसर होगा लोदी वंश की। ठीक, लोदी वंश की है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। लोदी वंश की व्याख्या देख लेते हैं। मकबरों के अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के लोदी वंश की विशेषता रही है। लोदी वंश में मकबरों का काल कहा, मकबरों का काल भी कहा कहकर संबोधित किया गया है। लोदी वंश में मकबरों के दो भाग अष्टभुजी चतुर्भुजी मकबरों में विभाजित किया गया है। अष्टभुजी मकबरे का उदाहरण दिल्ली में स्थित खाने जहां तेलगानी के मकबरे के रूप में देखा जाता है। सिकंदर लोदी के शासनकाल में एक गुम्मद के स्थान पर दो गुम्मद वाले मकबरों का निर्माण शैली का विकसित हो गया था। सिकंदर लोदी के मकबरे में सर्वप्रथम भारत में दोहरे गुम्मद का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 63, जो कि लास्ट क्वेश्चन है 2000 TET 16 क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चन नंबर 63। 3 फरवरी 1882 को भारत के ब्रिटिश सरकार ने जन निर्देश में मौजूद प्रणाली की कार्यशैली को जांच एवं उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग, उस आयोग का अध्यक्ष कौन था? उस आयोग के अध्यक्ष थे W हंटर। ठीक, तो इसकी व्याख्या 3 फरवरी 1882 को भारत के ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा निर्देश के मौजूद में कार्यशैली की जांच एवं उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तारण के लिए एक भारतीय शैक्षिक आयोग की नियुक्ति की थी। W हंटर की अध्यक्षता में। हंटर आयोग का कार्य सर 1982 में वुड डिस्पैच के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में हुए परिवर्तनों और प्रगति की समीक्षा करना था। तो आप सबके सामने ये रहा TET 2016 सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल के सभी प्रश्नों का हल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको TET सामाजिक विज्ञान के जैसे 2001 में हुआ था, 2002 में हुआ था, 2004 में हुआ था, 5 में हुआ था, 9 में हुआ था, 11 में हुआ था, फिर 13 में हुआ था, 16 में भी हुआ था। 16 का मैंने पेपर सॉल्व करा दिया है। अगर इन सब ईयर के ही पेपर आपको चाहिए तो मैं वैसे वीडियो आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।